दिल्ली के ओखला में बढ़ रहे इंडस्ट्रियल भार की वजह से नोएडा का गठन हुआ। नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट ने मंदी का एक बहुत लंबा समय देखा। प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं एक स्कैम भी देखने को मिलता है। आप ऐसी प्रॉपर्टी से बिल्कुल सावधान बने रहिए, ऐसी प्रॉपर्टी में बिल्कुल मत जाइए, और जिसकी वजह से नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड जनरेट होना शुरू हो गई है। मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज महंगी हो रही थी। तो यहाँ शुरू होता है दिल्ली से नोएडा की बेहतर कनेक्टिविटी का सिलसिला। रिपोर्ट की टाइम्स ऑफ इंडिया की, उस रिपोर्ट के अंदर था कि जो IGI एयरपोर्ट है उसके अंदर 6 लाख लोग। तो अब हम समझते हैं कि नोएडा की उस रियल एस्टेट हिस्ट्री के बारे में जब ये शुरू हुई थी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रॉपर्टी विद मनीष में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट का पास्ट क्या था, प्रेजेंट कैसा गुजर रहा है और नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो चलते हैं हम इस वीडियो में और समझते हैं नोएडा के इस रियल एस्टेट सेक्टर को। तो इसकी शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1976 से, जब एक इमरजेंसी के दौरान इसका गठन हुआ और इसका गठन करने में सबसे बड़ा सहयोग था संजय गांधी का। दिल्ली के ओखला में बढ़ रहे इंडस्ट्रियल भार की वजह से नोएडा का गठन हुआ। अगर आप नोएडा का फुल फॉर्म भी अगर आप समझेंगे तो नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस बात से हमें सहमत करती है कि ओखला का ही जो एक्सटेंशन पार्ट है उसी को नोएडा के रूप से जाना गया, क्योंकि ओखला और नोएडा जो जगह है वो बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग है। सिर्फ बीच में यमुना नदी है, यमुना नदी पार करते ही नोएडा शुरू हो जाता है। नोएडा जो है सैटेलाइट सिटी है दिल्ली की। नोएडा जो बसा था वो यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंगली बसा था, और इसमें एक अथॉरिटी गठित करी गई जिसको नोएडा का नाम दिया गया। उस अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ की जो फार्म लैंड थी उसको एक्वायर करना, उसको प्लानिंग करना और फर्दर उसको डेवलप करना। तो इस वजह से नोएडा जो है शुरू से ही एक वेल प्लान सिटी रहा है और इंडिया का सबसे बड़ा प्लान सिटी आने वाले समय में ये रहने वाला है। अक्सर हमने नोएडा के अंदर देखा है, नोएडा के अंदर जो भी सेक्टर्स डेवलप हुए थे वो वेल प्लान सेक्टर्स थे। वहां पर ग्रीनरी का, वाइड रोड्स का, सीवेज का और इलेक्ट्रिसिटी का निरंतर ध्यान रखा गया है, और इन्हीं खूबियों के साथ नोएडा को एक वेल प्लान्ड सिटी माना जाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा एक ऐसा सिटी है जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। तो अब हम समझते हैं कि नोएडा की उस रियल एस्टेट हिस्ट्री के बारे में जब ये शुरू हुई थी। तो नोएडा के अंदर सबसे पहले जो सेक्टर बसाए गए थे वो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाए गए थे, जहां पर लोगों को ओखला से जब बाहर आना था, यानी कि ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर आना था, तो उन्होंने नोएडा के सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 से लेके सेक्टर 9 और 10 तक अपनी इंडस्ट्री बसानी शुरू गई। हालांकि ये देखा गया था क्योंकि ये नया शहर बसा था, दिल्ली से बाहर था, तो लोगों का जो रुझान था वो इस तरफ ज्यादा इंक्लाइनेशन नहीं रहती। तो दिल्ली के अंदर कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज आई जहां से इंडस्ट्रीज को बाहर किया गया था। तो लोगों का सबसे लीस्ट इंटरेस्ट ये बना कि उनके पास ये एक ही ऑप्शन बचा है कि दिल्ली से अगर हमें बाहर जाके अपना व्यवसाय, अपनी इंडस्ट्रीज बनानी है, तो उन्होंने नोएडा को चूज करा। तो अब एक ऐसा वक्त आया जब नोएडा के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने कदम रखने शुरू करे और कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नोएडा के अंदर लगना शुरू हुई, जिससे लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, जिससे ये प्रतीत हुआ कि अब नोएडा का मार्केट, यहाँ का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अब ग्रोथ लेगा। लेकिन ये कयास हमेशा से गलत साबित हुए, क्योंकि इसी के पैरेलल ही जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था और गुड़गांव के अंदर वो सारे बिग प्लेयर्स यानी कि जो बड़े बड़े डेवलपर्स थे उन्होंने अपनी अपनी वहां पर डेवलपमेंट करना शुरू कर रखी थी। तो एक ऐसा वक्त आया जब नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने कदम रखना शुरू करे, और इन कंपनीज के आने के बाद लोगों का यहाँ पर रुझान बना और लोगों ने अपना आना जाना शुरू करा। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट बढ़ती रही और लोगों ने यहाँ पर पलायन करना शुरू करा, जिससे हमें ये लगा कि नोएडा का मार्केट अब बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर इस प्रॉपर्टी ने ग्रोथ नहीं ली थी। तो इस सब के बावजूद नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बावजूद भी यहाँ पर हमने रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा रुझान नहीं देखा। उसके कई सारे फैक्टर्स थे। एक तो बेहतर कनेक्टिविटी ना होना, दूसरा यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स का अभी तक कोई आगमन नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी कंट्रोलिंग थी वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा ही की जा रही थी, और नोएडा अथॉरिटी अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही सारी की सारी डेवलपमेंट कर रही थी, जहाँ पर उनका अगेन अपना एप्लीकेशंस के थ्रू, ड्रॉ के थ्रू यहाँ पर प्लॉट्स की अलॉटमेंट और फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट का प्रोसीजर चलता रहता था। और गुरुग्राम के अंदर एयरपोर्ट का सबसे बड़ा चार्म रहा, क्योंकि उस एयरपोर्ट की वजह से वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के जो रुझान थे वो ज्यादा रहे और बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आई। गुरुग्राम के अंदर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। तो लोगों को ये लगा कि गुरुग्राम के अंदर जो अभी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करनी चाहिए। रीज़न बीइंग वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा लोगों को मिलने लगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आई। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा मिली,
नाइट कल्चर्स वहाँ पर ज़्यादा मिले और ये तमाम मॉल्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ का बनना तैयार हुआ, जिसकी वजह से नोएडा को हमेशा मंदी का दौर देखना पड़ा रियल एस्टेट के अंदर। जहां गुरुग्राम में बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे थे, वहां लैंड्स के रेट डे बाय डे बढ़ रहे थे, वहीं नोएडा के अंदर बिल्डर्स को बुलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी कई तरीके के प्रयास कर रही थी। यहाँ पर लुभावने वादे दिए जा रहे थे, लुभावने ऑफर और स्कीम दी जा रही थी कि बिल्डर्स को 10% देके ज़मीन दे दी जाएगी और उनको इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 6 से 7 साल की इंस्टॉलमेंट पे ज़मीन दे दी जाएगी और वो यहाँ पर आके डेवलप करें। तो बिल्डर्स को यहाँ पर धीरे धीरे आने में ज़रूर थोड़ा सा समय लगा, लेकिन ये जो लुक्रेटिव ऑफर्स थे ये बड़े बिल्डर्स को फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बदलाव को कौन रोक सकता है। तो यहाँ शुरू होता है दिल्ली से नोएडा की बेहतर कनेक्टिविटी का सिलसिला, जहाँ हम देखते हैं कि DND एक्सप्रेसवे बना जो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट लिंक करता है साउथ दिल्ली को, और एक रोड बना जो ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है नोएडा के महामाया फ्लाईओवर को। तो ये जो 2 रोड्स डेवलप हुए जिससे नोएडा की बेहतर कनेक्टिविटी हुई, और यहाँ से आती है नोएडा के अंदर एक रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर एक नई जान। नोएडा के अंदर हमेशा से एक दिक्कत ये रही कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनका जो रुझान था यहाँ पर सबसे कम रहा। हालांकि हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो BSP गवर्नमेंट थी, BSP गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका ये नेटिव प्लेस माना जाता है उस गवर्नमेंट का, तो उस गवर्नमेंट ने नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रुझान दिखाया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर करा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे वो थोड़े से ल्योर हुए और उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन यहाँ की तरफ दिखा। तो लोगों ने अब मूवमेंट थोड़ी नोएडा के अंदर भी शुरू करी। उनको अब लगने लगा था क्योंकि नोएडा मार्केट भी आने वाले समय में एक अच्छा मार्केट होने वाला है, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ की जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं बहुत दूर थी, जिसमें हम एक रेलवे स्टेशन को मिस करते थे, जहाँ पर हम एक एयरपोर्ट को मिस करते थे, जिसकी एडवांटेज हमेशा से गुरुग्राम की बनी रही। नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट ने मंदी का एक बहुत लंबा समय देखा, लेकिन असली कहानी शुरू होती है सन 2016 के अंदर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, जहां से नोएडा के कुछ सेक्टर्स को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिली। तो हमने ये पाया कि नोएडा के अंदर उन सेक्टर्स के अंदर काफी उछाल आना शुरू हो गया, और ये कारवां यहीं नहीं रुका, क्योंकि ये कारवां काफी लंबा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर अब बन चुकी थी नोएडा की अपनी मेट्रो, जहाँ पर लोग बाग फ्रीली ट्रेवल कर पा रहे थे दिल्ली से लेके ग्रेटर नोएडा तक, और उन बीच सेक्टर्स के अंदर जहां पर लोगों को अभी कनेक्टिविटी का हमेशा से इशू बना रहता था। तो ये जो डेवलपमेंट का दौर रहा नोएडा ने, ये काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने देखा, जहां पर मार्केट अपना एक रियल एस्टेट का ग्रोथ ना लेके एक मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज़ महंगी हो रही थी। तो लोगों को जो एक उम्मीद थी यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट से, क्योंकि हमेशा से नोएडा को एक वेल प्लान सिटी माना गया है, रहने के तौर पर देखा जाए तो 50% यहाँ पर ग्रीन एरिया रखा गया था, तो लोगों को ये लगा कि ये बेहतर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है नोएडा के अंदर अपना घर लेने के लिए, नोएडा के अंदर एक खुले वातावरण के अंदर जहाँ का एक पॉल्यूशन लेवल भी यहाँ पर कम होने वाला है। और लोगों ने अपने उस रिस्क फैक्टर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और लोगों ने यहाँ पर आके बसना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा लोगों का रुझान यहाँ पर ना होने की वजह से डिमांड की हमेशा से यहाँ पर कमी रही और एक प्रॉपर्टी ने एक अच्छा ग्रोथ नहीं देखा। हालांकि कुछ सेक्टर्स अपनी स्पीड पकड़े हुए थे, जैसे हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16 सेक्टर्स की बात करते थे, वहां पर एक अपना मार्केट बना हुआ था। उसके साथ में जो सेक्टर्स के अंदर हमने मंदी देखी वो एक सेंट्रल नोएडा के अंदर मंदी देखी, जहां पर लोग बाग बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहते थे और मल्टीनेशनल कंपनीज का भी आना शुरू था। कुछ कंपनीज आनी शुरू हो गई थी नोएडा के अंदर। हमने देखा EXL कंपनी आई, HCL कंपनीज आई, सैमसंग कंपनीज का सेटअप्स लगने शुरू हुए, ये सारी कंपनीज आई, लेकिन वो भी एक नोएडा को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकी। देखिए सारी बातें डिपेंड करती थी, लोगों को एक कहीं ना कहीं स्पार्क की जरूरत थी कि लोगों को नोएडा में आने के लिए एक रीजन चाहिए था कि नोएडा क्यों। अब हम बात करते हैं सन 2019 की, जहां पर आ चुका था नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में एक वो क्रांति जो नोएडा की मार्केट को अब लेके जाने वाली थी एक नए दौर पर। वो दौर था जब नोएडा के अंदर अप्रूव्ड हुआ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा था। तो ये जो एयरपोर्ट आया, इससे नोएडा की जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो कहीं ना कहीं एकदम बूम पर आ गई। और उस मार्केट के आने के साथ अगर हम देखें तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उन्होंने भी अपना रुझान यहाँ पर दिखाया, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल, अडानी ग्रुप की कंपनी, TCS कंपनी, DLF कंपनी, इन सब ने अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं कमर्शियल, कहीं ना कहीं ऑफिसेज और कहीं ना कहीं अपने हेडक्वार्टर्स खोलने शुरू कर दिए, जिससे नोएडा की मार्केट में अब एक ऐसी जान आ गई थी
कि मानो कि नोएडा एक बिल्कुल दोबारा से जिंदा शहर बन गया है और जहां पर लोग आज की डेट में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे वो तमाम हॉस्पिटल्स खुले, वो मार्केट्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुई, जिससे नोएडा का मार्केट अब काफ़ी बूम पर हमें दिखने लगा। तो ये कारवां यहाँ तक रुका नहीं, तो ये कारवां शुरू हुआ नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा तक और ग्रेटर नोएडा से लेके यमुना अथॉरिटी तक, यानी कि जिसको हम येडा बोलते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रेच हो गया है, जिस पूरे नोएडा को हम इस एरिया को जानते हैं, अब ये बन चुका था इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और वो विदेशी कंपनियां जिन्होंने अपना रुझान दिखाना यहाँ पर शुरू करा और उन्होंने यहाँ पर लेनी शुरू करी जमीनें। वो कंपनीज थी वीवो, ओप्पो, लावा, यामा, एवरी डेविसन, कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज और वो अमेरिकन तमाम कंपनीज जिन्होंने अपना रुझान यहाँ पर दिखाया और नोएडा अथॉरिटी से यहाँ पर लैंड की डिमांड करी। और इन डिमांड के साथ बनता है वो सिनेरियो जो नोएडा की मार्केट में आज तक नहीं हुआ था। तो आपको मैंने बताया था कि गुड़गांव हमेशा से आगे रहा, क्योंकि वहां पर ये सारी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने वहां पर अपनी डेवलपमेंट शुरू करी थी और लोगों को कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन का हमेशा से एडवांटेज मिला। तो वो एडवांटेजेस आज नोएडा के अंदर बन के आया है, जहां पर लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और लोग बाग अब उन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिसकी वजह से नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड जनरेट होना शुरू हो गई है। तो अब ये देखने को मिला, जहां पर 2019 के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेट से 30 से 35 लाख रुपए के अंदर, वही प्रॉपर्टी अब 2.5 से 3 करोड़ की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब नोएडा में लोगों को दिखने लगा है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है और उसकी जो डिमांड आने वाली है, अब ये बिलीव नहीं करेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2011 के अंदर रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उस रिपोर्ट के अंदर था कि जो IGI एयरपोर्ट है उसके अंदर 6 लाख लोग वर्किंग है, यानी कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 6 लाख लोगों का एक एम्प्लॉयमेंट था। आप सोचिए कि उन 6 लाख लोगों के साथ जो उनकी फैमिलीज थी, अगर हम वो भी काउंट करें तो तकरीबन 18 से 20 लाख लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से एसोसिएटेड थे। तो इस स्टैट्स के थ्रू हम ये कयास लगा सकते हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पर अभी 7.2 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 20 लाख लोग सालाना ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी आने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कयास लगाया जाता है कि यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है, आने वाले समय में 30 से 35 लाख लोगों के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी शहर के अंदर आता है, तो वहाँ पर शहर की जो प्रॉस्पेरिटी है और उस शहर का जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है और इस सब चीज़ों से यहाँ पर आने वाला है प्रॉपर्टी के अंदर उछाल। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयमेंट है 30 से 35 लाख लोगों के लिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर्स भी खुल रहे हैं, यहाँ पर फिनटेक सिटीज़ खुल रही हैं, टॉय सिटी पार्क्स बन रहे हैं, MSME पार्क्स बन रहे हैं और कई सारे इंडस्ट्रीज जो जैसे मैंने आपको बताया था, कई सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर अपने सेटअप्स करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ यहाँ पर, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ISBT, रैपिड मेट्रो, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हो रहा है, जो इस शहर को बनाता है दिल्ली NCR का सबसे बड़ा शहर। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा फैक्टर बताता हूँ, ये जो शहर बस रहा है ये बेसिकली आप ये मान के चलिए दिल्ली से बड़ा शहर होने वाला है और इसको जो बनाने की जो तर्ज है वो बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ये पूरा का पूरा सेक्टर डेवलप हो रहा है। प्लान सिटी के प्लान वे में इसको डेवलप किया जा रहा है और इस पूरे प्लान सिटी के अंदर हम वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जो एक मॉडर्न क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी होने वाला है। अब आप ये लगाइए कि जब यहाँ पर इतने सारे लोग बाग आना शुरू करेंगे, इतनी सारी कंपनीज लगनी शुरू होंगी, वो सारे के सारे होटल, 5 स्टार होटल, वो सारी इंडस्ट्रीज, वो पूरा एयरपोर्ट पे टूरिस्ट का आना, एयरपोर्ट के स्टाफ का यहाँ पर आना, तो लोगों को इनवाइट करेगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी आके खरीदें, चाहे वो रेंट पर लें चाहे वो खरीदें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जब यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली सर्ज होगी, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो यहाँ पर एकदम से प्रॉपर्टी का बूम हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है इसमें अभी सिंगल रनवे बन रहा है और आने वाले टाइम के अंदर इसमें 6 रनवे बनने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे इसके अंदर नए नए रनवेज बनने शुरू होंगे, तो हर बार एक नई डिमांड यहाँ पर जनरेट होगी और उस डिमांड के थ्रू यहाँ पर जो रियल एस्टेट के जो मार्केट है वो हमेशा बूम करता रहेगा, जो हमने अभी तक गुड़गांव मार्केट के अंदर देखा गया था। तो वो नया मार्केट अब पूरा का पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर पूरा का पूरा मार्केट डेवलप हो रहा है, जहाँ पर अभी प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। तो अक्सर हमने सुना है जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है उसी के पास में नेगेटिविटी भी होती है। और इन सब के बीच में जहाँ हम एक प्रॉपर्टी में एक उछाल देख रहे हैं, वहीं पर हम एक प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं एक स्कैम भी देखने को मिलता है। वही स्कैम है जहाँ पर कुछ
ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो किसी को नुकसान दे के दी जाती है। तो आप ये मानिए कि जहाँ इतने बड़े लेवल पे प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको कुछ ऐसी गलत प्रॉपर्टीज़ सेल कर देते हैं, ऐसी गलत प्रॉपर्टी आपको रिकमेंड कर देते हैं, जिसमें जो कस्टमर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान होता है। हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, अथॉरिटी यहाँ पर फॉर्म्ड है और अथॉरिटी की ही परमिशन के थ्रू यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो कुछ लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों से ज़मीन लेके सस्ते रेट्स पर लेके उसकी प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, जो किसी बिना अप्रूवल्स के थ्रू की जाती है, और वहाँ पर अथॉरिटी अक्सर आके उसको डेमोलिश कर देती है और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई डेवलपमेंट का काम होने नहीं देती। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये सिर्फ नोएडा के अंदर ही नहीं, देश के हर उस कोने के अंदर आपको इस तरीके से कुछ स्कैम, कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेची जा रही होगी, क्योंकि आप हर प्रॉपर्टी का एक लीगल एस्पेक्ट नहीं समझ सकते कि उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अप्रूवल्स होने चाहिए। आप ऐसी प्रॉपर्टी से बिल्कुल सावधान बने रहिए, ऐसी प्रॉपर्टी में बिल्कुल मत जाइए। प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे लोगों से खरीदिए जिनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड रहा हो, जो एक अच्छे और बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सके, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करा सके, उन सारी तमाम जो तरीके हैं वो तरीके आपको समझा सके, उसके बाद ही मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि नोएडा का मार्केट जो एक लंबे समय तक स्टैग्नेंट स्टेज पर पड़ा रहा था, अब यहाँ पर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि ये नोएडा का जो मार्केट है, मैं आपको इस चीज़ के लिए अश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में नोएडा का मार्केट दिल्ली एनसीआर के उस हर शहर को पीछे छोड़ देगा जो इससे कई ज़्यादा आगे रहा है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है नोएडा का, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और प्री प्लान्ड तरीके से पूरा का पूरा नया सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं आपको चाहता था कि मैं आपको हर सेक्टर के बारे में डिटेल्स में नॉलेज दूं, लेकिन आने वाले टाइम में आप मेरी वीडियोस में देखेंगे कि मैं आपको हर सेक्टर्स के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, नोएडा के उस पूरे शहर के बारे में, जहाँ पर एक एक सेक्टर्स के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में नॉलेज दूंगा। और मास्टर प्लान 2041 जो आने वाले समय में, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वहाँ पर क्यों इतना सारा का सारा जो बूम आ रहा है या जो डिमांड आने वाली है, या उन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो वो 2041 का मास्टर प्लान में अपनी कुछ अगली वीडियोस के अंदर आपसे पूरा का पूरा उसमें ब्रीफ करूंगा। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई नॉलेज चाहिए या इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बेहतर से बेहतर आपके पास ऑप्शंस लेके आएंगी, बेहतर से बेहतर आपको आंसर करेंगी, और वो सारे आपकी जो डाउट्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं, उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है मैं ऐसी और भी वीडियोस बनानी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और रियल एस्टेट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।